Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd February 2023। 22 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ कंटेंट को लाइक करिए। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। कंटेंट अच्छा है, आप उसको लाइक कर सकते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनको गारंटी दे रहा हूँ कि इसके बाद आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे शॉर्ट में सबसे बेहतर जो न्यूज़ एनालिसिस है वो हम आपको प्रोवाइड करके दिखाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है ADT 52 इज अ टर्म सीन इन न्यूज रेफर्स टू। ADT 52 क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है चारों। पॉज करिए, आंसर करिए और मैं आपको आंसर बताऊंगा तो आप बताइएगा कि आपने सही किया था कि गलत किया था। ADT 52 जो है बेसिकली एक क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वेराइटी है, याद रखिएगा। ये अडूथुरई 52 कहलाता है। ADT 52 अडूथुरई 52 लॉन्ग ड्यूरेशन पैडी वेराइटी है एंड लगभग इट टेक्स एटलीस्ट 150 डेज फॉर द प्लांट टू ग्रो। तो याद रखिएगा ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन पैडी वेराइटी है जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट है, ठीक है ना। सेकंड सवाल है विद रेफरेंस टू उरूसी। अब कल का अगर आपने न्यूज़ एनालिसिस देखा हो तो हमने उरूसी के बारे में डिस्कस किया था। अब आपको 3 स्टेटमेंट्स यहाँ लिखे हुए दिख रहे होंगे। ये तीनों स्टेटमेंट आप देखिए, पढ़ लीजिए। ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अ मुगल एरा आर्किटेक्चर एलिमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय शाहजहां। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दे आर वुडन डोर्स विद स्लोपिंग रूफ्स व्हिच कैन विथस्टैंड सीस्मिक शॉक्स। गलत स्टेटमेंट है। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये वुडन शटर्स होते हैं, शटर होते हैं और पार्टीशन करने का काम होते हैं, ये डोर नहीं होते, है ना, उरूसी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जैसे सेकंड रॉन्ग हुआ अपन ने एलिमिनेशन लगाया और 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिया। आंसर विल बी C 1 and 3, ठीक है। तीसरा सवाल है लैम्डा। लैम्डा भी मैंने आपको कल भी बताया था और पहले भी बताया था। लैम्डा न्यूज में था, क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, डीप लर्निंग। लैम्डा एक डीप लर्निंग टूल है जिसके ऊपर फिर गूगल बार्ड और ये सब अलग अलग चीजें बेस्ड हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। पहली जो न्यूज है वो है एक मून लाइट कूलिंग। एक नया टर्म आया, मून लाइट कूलिंग। अब ये क्या है मून लाइट कूलिंग? तो एक सोल्यूशन निकाला है रिसर्चर्स ने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि लूनार डस्ट का अगर आप यूज़ करें, लूनार डस्ट का आप यूज़ करें तो दैट विल बी कूलिंग द अर्थ टेम्परेचर। अब क्यों ऐसा उन्होंने कहा है? क्योंकि मून लाइट कूलिंग नाम का एक फिनोमिना होता है लूनार सरफेस पे। मून का जो सरफेस है वो रिफ्लेक्ट करता है सन की रेज को। मून का सरफेस जो है वो सन की रेज को रिफ्लेक्ट करता है और बहुत जल्दी कूल डाउन होता है आफ्टर सनसेट। तो साइंटिस्टों को ये लगता है कि एक अगर थिन लेयर मून डस्ट की अगर आप यूज कर लें टू क्रिएट अ सिमिलर इफेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस ऑल्सो, तो यहाँ पे भी आपको टेम्परेचर कम मिलेगा। तो ये प्रपोजल उन्होंने लॉन्च किया। हालांकि इस प्रपोजल के बहुत सारे काउंटर इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट दिस इज व्हाट द मून लाइट कूलिंग और द आइडिया ऑफ मून डस्ट इज, ठीक है ना। तो मून डस्ट का आइडिया, मून लाइट कूलिंग का आइडिया यही है, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि जो इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क है वो कोई नहीं जानता कि क्या क्या अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, मतलब कौन से जो आप नहीं चाहते हो कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा रिस्पायरेटरी हेल्थ को कहीं नुकसान न पहुंचे। है तो ये डस्ट ही है ना, इट्स अ मून डस्ट और वट एवर यू कॉल इट, बट इट इज सॉर्ट ऑफ डस्ट, तो इट कैन लीड टू मेनी रिस्पायरेटरी हेल्थ डिसीजेज एंड ऑल, है ना। एंड कलेक्टिंग इनफ डस्ट टू मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अर्थ टेम्परेचर वुड रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज। आप उतना डस्ट ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे कि यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखें आपको, तो वो भी अपने आप पे एक बड़ा सवाल है। तो ये ऑल these things are the issues associated with this moon dust or moonlight cooling. सेकेंड जो न्यूज़ है वो है रशिया ने सस्पेंड कर दी है द लास्ट न्यूक्लियर ट्रीटी। तो रशिया ने सस्पेंड कर दी है स्टार्ट ट्रीटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्ट क्या है? एक बायलेटरल ट्रीटी है जो कि साइन की गई थी यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में 1991 में। स्टार्ट ट्रीटी बोलते हैं, स्टार्ट ट्रीटी। ये 1991 में स्टार्ट की गई थी यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में। 1994 में ये फोर्स में आई थी। इस ट्रीटी के अंतर्गत दोनों कंट्रीज ने एग्री किया था कि 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड
जो आपके 1600 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनसे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा 80% न्यूक्लियर वॉरहेड्स रिमूव किए गए इन 2001 विद दिस ट्रीटी एक्सपायर हो गई थी 2009 में। उसके बाद 2010 में एक नई ट्रीटी आई न्यू स्टार्ट ट्रीटी के नाम से, और ये ट्रीटी अप्लाई कर दी है टिल 2026 नाउ। बट रशिया ने अब इससे विड्रॉ कर लिया, तो कुल मिलाकर के रशिया ने न्यू स्टार्ट से विड्रॉ किया, जो कि स्टार्ट की सक्सेसर ट्रीटी है, ठीक है ना। स्टार्ट तो 2009 में खत्म हो गई थी, लेकिन अब उन्होंने उसके बाद 2010 में न्यू स्टार्ट आई थी। पहले वो 2021 तक थी, लेकिन 2021 में 5 साल बढ़ाया गया था न्यू स्टार्ट ट्रीटी को, तो 2026 तक थी ये। तो 2026 से पहले रशिया जो है इससे विड्रॉ कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जो उसका रीज़न है वो यूक्रेन वॉर में जो यूएस का बढ़ता हुआ सपोर्ट है टुवर्ड्स यूक्रेन, यूएस का जो बढ़ता हुआ सपोर्ट है टुवर्ड्स यूक्रेन, उस कारण से रशिया ने सस्पेंड किया दिस स्टार्ट और न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ठीक है ना। न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2010 में शुरू साइन की गई थी और 2011 में फोर्स में आई थी, और it is the successor of the START treaty. The treaty established inspection and verification regime, ठीक है ना। और इसके पहले एक SORT regime चलता था, SORT चलता था। SORT को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, ये मॉस्को ट्रीटी भी कहलाता है, ट्रीटी ऑफ मॉस्को भी कहलाती है। तो SORT या फिर ट्रीटी ऑफ मॉस्को को रिप्लेस किया था आपके न्यू स्टार्ट ट्रीटी ने। तो ये भी एक चीज़ आप याद रखिएगा, दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड इसमें जो आपकी ट्रीटी है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, उसमें कहा था कि जो वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उनको 1550, रिड्यूस द नंबर ऑफ डिप्लॉयबल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स टू 1550, है ना। एंड सेकेंड इन्होंने कहा नंबर ऑफ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स, हैवी बॉम्बर्स, ये सारे 800 तक लाने हैं। एंड कहा जो हैवी बॉम्बर्स इक्विप्ड न्यूक्लियर आर्मामेंट्स हैं, दे विल बी रिड्यूस्ड टू 700, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग नंबर्स सेट किए। आपको नंबर्स हालांकि नहीं याद रखने, लेकिन डेट्स और ये सब जरूर याद रखिएगा कि कितना क्या थे, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है वेदांता ग्रुप एंड फॉक्सकॉन। जो फॉक्सकॉन है वो ताइवान का ग्रुप है, वेदांता ग्रुप इंडिया का, और फॉक्सकॉन जो ताइवान का है। एंड नाउ दे हैव कम टुगेदर टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ढोलेरा, गुजरात। याद रखिएगा, पहली जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ सेटअप की जा रही है? ढोलेरा, गुजरात में सेटअप की जा रही है। और इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंगली the investment is nearly of rupees 1,54,000 करोड़ in this project। 1,54,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ना। तो याद रखेगा। अगला जो न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे। ये 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज सेलिब्रेटिंग दिस डेज टू इंक्रीज द ओवरऑल लिटरेसी लेवल ऑफ द वर्ल्ड। ओवरऑल लिटरेसी लेवल जो वर्ल्ड का है वो बढ़ाना है। एंड मोर देन 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अनेबल टू रिसीव एजुकेशन इन देयर मदर टंग, तो वो भी उनको करवाना है, ठीक है ना। एंड देयर इज अ नीड टू प्रमोट एजुकेशन इन द मदर टंग। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें कहा गया कि पहले जो 5 साल हैं बच्चे के, पहले जो क्लास 5 तक की जो एजुकेशन है वो आपको उनको किस में देनी है? मदर टंग में देनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रोविजन है जो कि मदर टंग के रिगार्डिंग है। कल मैंने हालांकि आपको बता दिया था, आज वो हिंदू में आया। देखो, इंडिया सिंगापुर लिंक पेमेंट सर्विसेज, ये पीआईबी की न्यूज़ थी, तो इसलिए आज ये आई है यहाँ पे, लेकिन उसमें पहले ही आ चुकी थी पीआईबी में, तो कल मैंने आपको बताया था। एंड ये इंडिया सिंगापुर जो है वो यूपीआई पेमेंट के थ्रू पेमेंट करेंगे। सिंगापुर में भी उनका खुद का भी एक यूपीआई जैसा कुछ सिस्टम है जिसको पे नाउ बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ना कि पे नाउ क्या है, पे नाउ इज एक्चुअली सिस्टम ऑफ पेमेंट इन सिंगापुर, ठीक है ना, जिसमें इस तरीके से इजी वे में पेमेंट होता है। तो आप ये थोड़ा याद रखेगा, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक नाम दिख रहा है, वाडला वेटलैंड। वाडला वेटलैंड कहाँ पर है? दिस इज इन गुजरात। याद रखेगा, यहाँ पे आपको ग्रेटर फ्लेमिंगोज फ्लाई कर रहे हैं, तो ये वाडला वेटलैंड का सीन है। वाडला वेटलैंड अगर आपसे लोकेशन पूछ लेता तो याद रखेगा ये कहाँ पर है? गुजरात में लोकेटेड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। बिल्कुल आप बढ़ते रहिए, कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है, कोई आपको रुकने की जरूरत नहीं है। जो मैं बढ़ा रहा हूं वो आप देखो, उसके अलावा आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है ना।
तो अगली न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसरो अनाउंसेस अपॉर्चुनिटीज टू एनालाइज द एस्ट्रोसैट। इसरो ने कहा है कि 13th एओ साइकिल जो है, यानी कि मतलब 13th अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जो कि बेसिकली साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को अलाउ करेगी फॉर एनालाइजिंग द डेटा ऑफ द एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। ये देखो यहाँ, ये इसरो की ही वेबसाइट है। एस्ट्रोसैट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन। इंडिया का पहला डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन था एस्ट्रोसैट, विच वॉज एम्ड एट स्टडिंग द सेलेस्टियल सोर्सेज इन एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स साइमल्टेनियसली। जो सेलेस्टियल सोर्सेज हैं उनको एक्सरे बैंड में, ऑप्टिकल बैंड में, यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में स्टडी या एनालाइज करना इसका एम था। इसमें पेलोड्स भी थे जो कि बेसिकली मल्टीपल वेवलेंथ में ऑब्जर्वेशन कर सकते थे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का। मल्टीपल वेवलेंथ, जैसे हमने देखा ना, एक्सरे भी एक वेवलेंथ है, ऑप्टिकल वेवलेंथ है, यूवी एक वेवलेंथ है, तो मल्टीपल वेवलेंथ में ऑब्जर्वेशन किया जा सकता था एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का विद अ सिंगल सैटेलाइट। तो ये इसका एम था एस्ट्रोसैट का। एस्ट्रोसैट जो था उसका लिफ्ट ऑफ मास था, यानी कि जब ऊपर गया था तो 1515 kg, 1515 kg का लिफ्ट ऑफ मास था, और ये 2015 में गया था, 2015 में ये गया था, ठीक है ना। ऑर्बिट कहाँ पे इसका 650 किलोमीटर का ऑर्बिट है, विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 6 डिग्री टू द इक्वेटर, है ना। बाय PSLV C30 से ये गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड जो मिनिमम यूजफुल लाइफ थी एस्ट्रोसैट मिशन की, दैट वाज एक्सपेक्टेड टू बी 5 years, वो 5 साल की थी, 2020 तक मतलब मिनिमम एक्सपेक्टेड लाइफ थी, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद जो इसके अलग अलग मतलब पेलोड्स थे वो भी इसके साथ गए थे। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। ये याद रखिएगा ज़रूर, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीपल वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। देखो लिखा है इंडियन मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट थी ये बेसिकली, जो कि इनविजिबल यूनिवर्स को देखने गई थी, एंड दिस was basically for multiple wavelengths analysis के लिए गई थी, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल। आगे मूव करते हैं, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका टू ऑर्गेनाइज फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे इन फरवरी। अब यहाँ पे केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु पहला सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे करने वाले हैं। सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली बात इसलिए कर रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि कर्नाटका अलग वल्चर सर्वे करे, केरला अलग वल्चर सर्वे करे और तमिलनाडु अलग वल्चर सर्वे करे। इससे क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होगी। इस कारण से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स से बचने के लिए बेसिकली किया जा रहा है ये, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा। वल्चर्स के रिगार्डिंग मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताना चाहता हूं, और वो है 9 वल्चर स्पीसीज हैं इंडिया में, एंड 9 वल्चर जो स्पीसीज हैं बेसिकली उनका नाम है, पहला है ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर जिसको जिप्स बेंगालेंसिस बोलते हैं, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। दूसरा आपका है स्लेंडर बिल्ड वल्चर जिसको जिप्स टेन्यूरोस्ट्रिस बोलते हैं, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तीसरा है लॉन्ग बिल्ड वल्चर जिसको जिप्स इंडिकस बोलते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। देन फोर्थ है इजिप्शियन वल्चर जिसको नियोफ्रॉन परकनॉप्टेरस बोलते हैं, वो इंडेंजर्ड है। देन रेड हेडेड वल्चर जिसको सार्कोजिप्स कैल्वस बोलते हैं, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। देन इंडियन ग्रिफॉन वल्चर जिप्स फल्वस जिसको बोलते हैं, वो लीस्ट कंसर्न है। देन हिमालयन ग्रिफॉन या जिप्स हिमालयंसिस जिसको जो कि नियर थ्रेटेंड है। देन सिनेरस वल्चर जो कि एजिपियस मोनाकस, वो नियर थ्रेटेंड है। देन बियर्डेड वल्चर और जिसको जिपेटस बारबेटस बोलते हैं, वो नियर थ्रेटेंड है। तो ये तो वल्चर स्पीशीज़ है इंडिया में, और सबसे मेजर जो थ्रेट है वल्चर्स को वो लगभग 2000 के टाइम में हुआ था, जब मेन थ्रेट जो था वो उस समय डिक्लोफेनाक या डाइक्लोफेनाक नाम का एक पेन किलर था जो कि कैटल को दिया जाता था, और जब फीड करते थे वल्चर पॉपुलेशन उन कैटल्स पे, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बाद क्या होता था कि वो डाइक्लोफेनाक उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता था और उनके जो एग्स थे वो ब्रिटल हो जाते थे और उनकी पॉपुलेशन का पूरा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन कर देते थे। कुछ और रीजंस हैं वल्चर पॉपुलेशन के जाने के, वह है क्वेरिंग और स्टोन ब्लास्टिंग। क्वेरिंग और स्टोन ब्लास्टिंग ये भी एक टेक्निक है जिस कारण से काफ़ी वल्चर पॉपुलेशन को डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। पहला एडिटोरियल लिखा है इंडिया नीड्स अ बजट फॉर इट्स यंग। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है इसमें ऑथर ने यह कहा कि देखो इंडिया के इस बार का अगर आप बजट देखें तो उसमें सब्सिडीज़ और सोशल सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है
वो थोड़ा कम हुआ है। सब्सिडीज एंड सोशल सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है कम हुआ है, चाहे वो नरेगा का हो, चाहे आप देखो तो ये है। एंड जो हेल्थ एजुकेशन में आपका इन्वेस्टमेंट है बहुत ही मार्जिनल इंक्रीज हुआ है, उसके एलोकेशन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं हुआ है, मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा ड्रास्टिक इंक्रीज कहाँ हुआ है? कैपिटल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, है ना। अगर आप देखें कैपिटल स्पेंडिंग जो कि इंपॉर्टेंट भी है ना, इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है तो आप भैया पब्लिक इन्वेस्टमेंट करोगे, ऑब्वियसली बात है, पर ग्रोथ तो बढ़ाओगे ही, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जो सबसे बड़े फील्ड है इन्वेस्ट करने के वो है हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। पहले तो आपको ये समझना है कि ये तीन जो फील्ड है यहाँ से आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, उससे बड़ा कोई रिसोर्स नहीं है। तो हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा जो है ये बजट एलोकेशन करना चाहिए था। फर्स्ट ये यूथ को डेवलप करने का काम करते हैं। तो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन पीपल देन यू आर इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर एक्चुअली। तो यही उन्होंने कहा है कि ऑथर ने कहा है कि भैया पब्लिक इन्वेस्टमेंट सोशल सेक्टर में जब आप करते हो ना तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रिडोमिनेंटली आपको यंग पॉपुलेशन पे इन्वेस्ट करना है क्योंकि दे आर द फ्यूचर, है ना, वही फ्यूचर है। इसके अलावा मनरेगा में भी उन्होंने कहा कि करना चाहिए था क्योंकि विमेन को और बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा था, रूरल यूथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एजुकेशन और हेल्थ में भी मार्जिनल इंक्रीज हुआ है जिसमें आपको ज़्यादा बढ़ोतरी देखनी चाहिए थी। तो ये भी ऑथर ने कहा है कि ऑल दिस थिंग्स नीडेड मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट एंड आपको कोशिश करना चाहिए कि ये जॉब्स क्रिएट किए जाए, मोर जॉब्स ऑफ टीचर्स, मोर जॉब्स ऑफ डॉक्टर्स, है ना, स्पेशली फॉर विमेन। ये सब आपको थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए, तब जा करके आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी, ओवरऑल ग्रोथ देखने मिलेगी कंट्री में। इसके अलावा सेकंड जो ऑथर ने जो सेकंड आर्टिकल है वो है टर्न ऑफ द टैप ऑफ अर्बन बायस इन रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पे ऑथर ने कहा कि रूरल डेवलपमेंट जब आप कर रहे हो तो आप केवल रूरल एरियाज को देखो, तब आप उसमें अर्बन एरियाज को मत डालो। अर्बन बायस डालने के कारण क्या हो रहा है कि रूरल एरियाज डेवलप नहीं हो पा रहे हैं और एक रूरल अर्बन डिवाइड बनता जा रहा है, ठीक है ना। रूरल अर्बन डिवाइड का मतलब क्या होता है? रूरल अर्बन डिवाइड का मतलब क्या होता है? इन दोनों के बीच का जो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऑथर ने ऐसा क्यों कहा है अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि बहुत सारे जो अर्बन एरियाज हैं वो चलो डेवलप्ड है, ये सपोज करो अर्बन एरिया है। ऑथर ने कहा कि अगर इसके कंटिग्यूअस, जैसे मान लो इससे जुड़ा हुआ कोई रूरल एरिया होगा, अगर ये सपोज करो रूरल एरिया जो इससे जस्ट जुड़ा हुआ है तो ये भी डेवलप्ड रहता है। अगर इसके बाद कोई और रूरल एरिया है जो इसके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है तो ये कम डेवलप रहेगा, इसके बाद का और कम रहेगा, और जो सबसे दूर रहेगा रूरल एरिया इस अर्बन एरिया से वो सबसे कम डेवलप रहेगा। तो ये चीज़ क्या दिखा रही है कि जो भी ग्रोथ है वो रूरल एरिया या रूरल एरिया के आसपास ही हो रही है। ये बहुत बड़ा एक शो करता है, ये स्पिल ओवर इफेक्ट होता है कि जो अर्बन एरिया का डेवलपमेंट है वो स्पिल हो गया है टुवर्ड्स द रूरल एरियाज, है ना। लेकिन ये एक अर्बन बायस को भी मतलब दिखाता है कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि अर्बन एरिया या अर्बन एरिया से जुड़े हुए एक दो एरियाज आपने डेवलप कर लिए, बाकियों को आपने टच नहीं किया, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स पॉइंट टुवर्ड्स दिस थिंग कि एक अर्बन बायस है। अब ऑथर ने यहाँ पे हाईलाइट किया, जल जीवन मिशन ने लॉन्च किया एक मिशन है जल जीवन मिशन, जिसमें उन्होंने कहा है कि ड्रिंकिंग वाटर, टैप वाटर जो है, सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर के लिए टैप सप्लाई 2024 तक पूरे हाउस होल्ड्स में रूरल इंडिया के हो जाएगा। अब इसमें काफ़ी वो देखने को मिला है ग्रोथ रूरल एरियाज़ में, लेकिन जो रूरल एरियाज़ अर्बन एरियाज़ के पास है वहाँ तो अच्छा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा ये टैप वाटर का, एडिक्वेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर का। लेकिन जो एरियाज़ थोड़ा दूर है वहाँ पे अभी भी पोजीशन वही है। तो ऑथर ने वही कहा है कि अगर आप ये बायस से काम करेंगे तो आप फिर कभी ये मिशन पूरा नहीं कर सकते, 2024 का 2030 तक पूरा नहीं कर सकते। तो दिस वाज द थिंग। थर्ड जो यहाँ पे एडिटोरियल है वो है न्यू चैप्टर इन डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे है अभी इस महीने यूएस और इंडिया ने क्या किया है, इनॉग्रेट किया है एक इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो ICET याद रखिएगा, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। अब ऑथर के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्यों? क्योंकि इससे यूएस की जो टेक्नोलॉजीज़ है वो इंडिया के साथ साझा करेगा यूएस, ठीक है ना। तो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है उसमें दोनों कंट्रीज़ जो है कोलैबोरेट कर सकती हैं। हालांकि ऑथर ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि इंडिया का मेजर पार्टनर रहा है, मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हम यूएस के, लेकिन अभी भी हम मेजर नॉन नेटो एलाई नहीं बने हैं, जो कि पाकिस्तान है, ठीक है ना। ऑथर का कहना है कि मेजर नॉन नेटो एलाई जो है इंडिया को अभी भी नहीं मानता है यूएस, वो पाकिस्तान को हालांकि मेजर नॉन नेटो एलाई मानता है लेकिन इंडिया को नहीं मानता है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि यूएस का अभी जो बढ़ता हुआ प्यार है इंडिया के लिए वो चाइना के कारण है, बिकॉज एंटी चाइना जो सेंटिमेंट्स हैं वो दोनों में है।
लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी थी। अब आईसीईटी के थ्रू ऑथर का ये कहना है कि दोनों जो है कंट्रीज शेयर करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। वॉस्ट्रो अकाउंट्स एंड हाउ डू दे फैसिलिटेट ट्रेड। अब क्या है वॉस्ट्रो अकाउंट, हम देख लेते हैं। तो अभी क्या है, 20 रशियन बैंक्स जो हैं, जिसमें कौन कौन से नाम है, रॉस बैंक, तिनकॉफ बैंक, सेंट्रो क्रेडिट बैंक ऑफ मॉस्को, they have opened special rupee vostro accounts with partner banks in India। जो पार्टनर बैंक्स हैं इंडिया में, उनके साथ वहां पर उन्होंने क्या की है, स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोली हैं, स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट खोले हैं। वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? वॉस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट दैट डोमेस्टिक बैंक्स होल्ड फॉर द फॉरेन बैंक्स। मतलब फॉरेन बैंक का डोमेस्टिक बैंक जो रहती है वो एक अकाउंट होल्ड करती है इन द फॉर्मर्स डोमेस्टिक करेंसी। मतलब कि जो डोमेस्टिक बैंक की करेंसी, जैसे हमारे केस में रुपी हो गई, तो रुपी की करेंसी में, ठीक है ना। तो ये जो बैंक का वॉस्ट्रो अकाउंट होगा वो डोमेस्टिक करेंसी में यानी कि रुपी में चलेगा, ठीक है ना। इन दिस केस रुपी। डोमेस्टिक बैंक्स यूज इट। अब डोमेस्टिक बैंक्स जो रहते हैं, जो इंडिया में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सपोज करो हो गया पार्टनर बैंक, अब डोमेस्टिक बैंक जो रहेगा वो यूज करेगा इसको टू प्रोवाइड इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स हु हैव ग्लोबल बैंकिंग नीड्स। जिनको ग्लोबल बैंकिंग नीड चाहिए उनको मदद करेगा बाय दिस वॉस्ट्रो अकाउंट, ये डोमेस्टिक बैंक करेगा, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फैसिलिटेट करता है वायर ट्रांसफ़र, बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, डॉक्यूमेंट्स लेता है ऑन बिहाफ ऑफ द अदर बैंक। मतलब जो बैंक फॉरेन में है उसके बिहाफ में ये सारे काम ये यहाँ पे करेगा। तो ये वॉस्ट्रो अकाउंट रहता है, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये जो है इसमें अरेंजमेंट रहता है, बहुत सारे अरेंजमेंट कैसे काम करता है देख लें। द फ्रेमवर्क इंटेल्स 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इस पूरे वर्किंग के। एक है इनवॉइसिंग, दूसरा एक्सचेंज रेट एंड तीसरा है सेटलमेंट। इनवॉइसिंग मतलब कि जितने भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हैं ये डिनोमिनेटेड रहेंगे या इनवॉइस्ड रहेंगे आईएनआर में, ये इंडियन रुपी में डिनोमिनेटेड रहेंगे। पहली चीज़ जो एक्सचेंज रेट है बिटवीन करेंसीज ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर्स कंट्रीज, दैट विल बी मार्केट डिटरमाइंड। जो ये आपका कहना चाहिए एक्सचेंज रेट है वो आपका करेंसीज के बीच में जो रहता है वो मार्केट डिटरमाइंड रहता है। एंड जो फाइनल सेटलमेंट होता है वो आपकी डोमेस्टिक करेंसी यानी कि रुपी में रहेगा, ठीक है ना। फाइनल सेटलमेंट भी आपका डोमेस्टिक करेंसी यानी कि रुपी में रहेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। तो चाहे इंपोर्टर हो चाहे एक्सपोर्टर हो, दोनों को रुपी में ट्रेड करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। अब याद रखिएगा एक चीज़, जो ऑथराइज्ड बैंक्स हैं दे कैन ओपन मल्टीपल एसआरवी अकाउंट्स फॉर डिफरेंट बैंक्स फ्रॉम द सेम कंट्री। मतलब एक ही कंट्री में अलग अलग बैंक्स के साथ अलग अलग अकाउंट्स, वॉस्ट्रो अकाउंट खोले जा सकते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला है विल इंडिया विटनेस। अब ये लिखा है विल इंडिया विटनेस एन एल नीनो फोरकास्ट दिस ईयर। क्या इंडिया में एक एल नीनो फोरकास्ट इस साल हुआ या नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो देख लेते हैं। एल नीनो लानीना होता क्या है, मैं आपको एक फ़ोटो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी का है। ये जो पहला फोटोग्राफ आपको दिख रहा है ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर क्या बोलता है, जैसे ये आपका दिस पार्ट इज़ योर साउथ अमेरिका वाला पोर्शन, यहाँ से ट्रेड विंड्स चल रही हैं, वार्म वाटर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आपका, एंड वो शिफ्ट होते होते किधर पहुंच जाएगा, वो आपके इधर साइड पहुंच जाएगा जो आपका वेस्टर्न पार्ट है। और वेस्टर्न पार्ट में जब ये पहुंचेगा वार्म वाटर तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, यहाँ पे बारिश होगी, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल ईयर में यही वर्किंग होती है, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। अब जो एक ये एल नीनो ईयर है। एल नीनो ईयर में क्या होता है, जो ट्रेड विंड है वो वीक हो जाती है। अब जब ट्रेड विंड वीक हो जाती है तो ये जो वार्म वाटर यहाँ पे था वो इधर आ जाता है। जब वार्म वाटर इधर आ जाएगा तो ये एरिया आपका वार्म हो जाएगा, जो आपका साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है ये वार्म हो जाएगा। जब ये वार्म होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, यहाँ जब लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो यहाँ पे इंक्रीज्ड कन्वेक्शन होगा और यहाँ बारिश होगी। तो फिर आपका जो ये वाला रीजन है, जो आपका साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन था, यहाँ बारिश कम हो जाती है। तो ये एल नीनो ईयर होता है। और लानीना ईयर में क्या होता है, ये जो ट्रेड विंड है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। जब ये और स्ट्रांग हो जाती हैं तो फिर ये और ज़्यादा बारिश क्रिएट करती है। सॉरी, यहाँ पे ये है और ज़्यादा, देखो स्ट्रांग ट्रेड विंड्स हो गई, तो ये क्या किए, यहाँ पे और ज़्यादा वार्म क्रिएट की और यहाँ पे फिर आपके बारिश होती है, ठीक है ना। तो लानीना में ज़्यादा बारिश होती है ऑस्ट्रेलिया और पापा न्यू गिनी वाले रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में, और एल नीनो में कम बारिश होती है इस रीजन में। तो ये आप याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो ये हमने देख लिया। ऑस्ट्रेलिया इस बार की पहली मालाबार नेवल ड्रिल जो है वो होस्ट करेगा। ऑस्ट्रेलिया विल होस्ट द मालाबार मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस टेक पार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हो रहा है, तो ये आप याद रखिएगा।
आगे मूव करते हैं, चारों कंट्रीज़ के नाम आप देखिए, याद रखिएगा। चिल्ड्रन हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर जेनेटिक डेटा। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात बोली है अभी जजमेंट में कि भैया देखो, इनफिडिलिटी का टेस्ट करने के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, बार बार डीएनए टेस्ट कराते हैं कि बच्चे का डीएनए टेस्ट कर लो कि वो हमारा बच्चा है भी या नहीं है। लेकिन ऑथर ने यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बहुत ही पर्सनल और इंटीमेट इन्फॉर्मेशन है। बच्चा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो आप बार बार उसका डीएनए टेस्ट करके अपनी इनफिडिलिटी को या अपने वाइफ या अपने हस्बैंड की इनफिडिलिटी को आप शोकेस करना चाहते हो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये चीज, दिस इज द राइट ऑफ द चाइल्ड टू डिटरमाइन वेदर ही वांट्स टू अंडरगो दैट और नॉट। डीएनए टेस्ट केवल और केवल लास्ट रिजॉर्ट के रूप में आप रख सकते हैं। ये चाइल्ड का जो डेटा है, अ चाइल्ड्स डेटा, अ चाइल्ड्स इनोसेंस शुड नॉट बी लॉस्ट इन द सर्च ऑफ पैटर्निटी। पैटर्निटी के टेस्ट में चाइल्ड का इनोसेंस लूज नहीं होना चाहिए। एंड ये उसका बहुत ट्रॉमेटिक इंपैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है बच्चे के ऊपर जब आप इस तरीके के पैटर्निटी या इनफिडिलिटी टेस्ट करते हो। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन के पास पूरा राइट है कि वो अपने जेनेटिक डेटा को प्रोटेक्ट करके रखें। एंड यहाँ पे उन्होंने फैमिली कोर्ट्स को भी कहा है कि भैया एडजुडिकेट करो मैटर्स को, डीएनए टेस्ट ओनली लास्ट रिजॉर्ट रखो, उसको इतना इजी मत बनाओ कि डीएनए टेस्ट जब मन पड़ा डीएनए टेस्ट कर लिया। तो दैट इज द थिंग which has been mentioned. That is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us.